हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के आज के अपने तीसरे टॉपिक से, जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, आज की ये क्लास फैक्ट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे फैक्ट पूछ देते हैं जो हमें पता नहीं होते दोस्तों। इसलिए फैक्ट की दृष्टि से आज की यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला है लघु संविधान। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, 1976 के 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। दूसरा है मूल ढांचा। दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 का एक वाद है, उसमें मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का एक सिद्धांत दिया गया था, जिसमें को कहा गया था कि यह कभी भी बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, है लचीला संविधान और कठोर संविधान। दोस्तों, यह अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है तो क्यों है, और कठोर संविधान है तो क्यों है। दोस्तों, आपको यह बता दें कि भारतीय संविधान न ही लचीला है बहुत ज़्यादा और न ही बहुत ज़्यादा कठोर संविधान है। यह लचीला एवं कठोर दोनों है। लचीला संविधान का मतलब ये कि ऐसा संविधान जिसमें संशोधन बहुत ही आसानी से हो, उसे लचीला संविधान कहते हैं। और कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संशोधन बहुत ही मुश्किल से होता है, और यह जिसके संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। तीसरा है दोस्तों संसदात्मक सरकार। दोस्तों, इसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय प्रणाली भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में एक संसदीय सरकार है। इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसको हम वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। दोस्तों, वेस्टमिंस्टर ब्रिटेन में एक इंग्लैंड के स्थान का नाम है, जिसमें यह सर्वप्रथम व्यवस्था अपनाई गई थी, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। दोस्तों, संसदात्मक सरकार का एक मतलब होता है कि जिसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करती है। उसमें संसदीय प्रणाली होती है। संसद की संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता। हमारे संविधान के अनुसार हमारे यहाँ संसद की संप्रभुता है, जो कि ब्रिटिश संसद से ली गई है। संसद की संप्रभुता जो कि ब्रिटिश संसद से ली गई है, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो कि अमेरिकी संसद से ली गई है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिकी संसद से ली गई है। दोस्तों, के.एल. खेरे महोदय ने एक उक्ति कही थी कि भारत एक अर्धसंघ है, यह एक पूर्ण संघ नहीं है। और एक महोदय हैं आइवर जेनिंग्स। दोस्तों, यह एक ब्रिटिश वकील हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर कार्य करती है, और भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर टिकी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संतुलन के आधार पर टिकी है। अब ये दोस्तों न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता यह हमारे अमेरिकी संसद से ली गई है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। फिर दोस्तों हमारा अगला है आर्टिकल 51। दोस्तों, हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 51 का उल्लेख नहीं था।
आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर लागू की गई थी। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य लागू करते समय पूरे 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना यह माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा। दोस्तों, फेडरल एवं यूनियन, ये समझ लेते हैं फेडरल एवं यूनियन है क्या। दोस्तों, राज्य एवं संघ के बीच जब कोई समझौता होता है तो उसे यूनियन कहते हैं, और जब राज्य और संघ के बीच कोई समझौता न हो उसे फेडरल कहते हैं। इस आधार पे भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर है। भारत और एक फेडरल है, न कि यूनियन। दोस्तों, हमारे संविधान में कुछ शब्द हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस शब्द को कभी कभी व्याख्या करने के लिए मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है, या एक शब्द के बारे में अगर हमें कुछ बताना हो कि इससे संप्रभुता क्या है, समाजवाद क्या है, तो आइए हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संविधान के कुछ विशेष शब्द। पहला है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है दोस्तों निर्णय लेने की क्षमता बिना किसी वाद दबाव के। दोस्तों, एक देश के लिए इस देश की संप्रभुता का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश में शासन चलाने के लिए वह स्वतंत्र होना चाहिए। वह देश वह किसी के बाहरी दबाव में आके कोई निर्णय न ले, इसलिए संप्रभुता बहुत ज़रूरी है किसी भी देश की। समाजवाद दोस्तों मुख्यतः ऐसी व्यवस्था कहते हैं जिसमें भेदभाव की अनुपस्थिति होती है और उसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता हो, उसे समाजवाद कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी जिस देश में किसी भी धर्म की महत्ता न हो या कोई एक धर्म न हो, उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। लोकतंत्र, लोक मतलब होता है दोस्तों लोग, और तंत्र मतलब होता है शासन, लोगों का शासन। लोकतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पर लोगों का शासन हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। फिर हमारा अगला शब्द दोस्तों समता। जो समता उसे कहते हैं जहाँ पर विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होती है, वहाँ पर हम समता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर सभी के लिए एक कानून हो, कोई विशेषाधिकार न हो, वहाँ के लिए हम समता का शब्द इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा दोस्तों आता है बंधुत्व। हर देश का कर्तव्य है कि वह अपने देश के नागरिकों के भीतर बंधुत्व की भावना को जागृत करे। बंधुत्व को हम व्यक्ति के सम्मान व देश की एकता से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों, हमारे संविधान में कुछ चीज़ें बाहरी देशों से ली गई हैं, आइए हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला है दोस्तों मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें यूएसए से ली गई हैं। फिर दूसरा दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। दोस्तों, यह यूके मतलब ब्रिटेन से ली गई है। फिर है दोस्तों नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में मनोनयन, यह आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। हमारा दोस्तों अगला आता है समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की भाषा। दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, यह दोस्तों कनाडा से लिया गया है। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
फिर मौलिक कर्तव्य यह रसिया यानी रूस से लिया गया है। फिर दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। दोस्तों यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार पॉज करके ज़रूर देख लें क्योंकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर हमारा दोस्तों अगला टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूची। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। आइए जान लेते हैं प्रथम अनुसूची में क्या है। दोस्तों प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य के क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दोस्तों द्वितीय अनुसूची में वेतन, द्वितीय अनुसूची में वेतन, जितने भी पदाधिकारी हमारे देश में हैं उन पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। फिर दोस्तों तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के संबंध में ली जाने वाली शपथ। तो तृतीय अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची दोस्तों राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है, यह चौथी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची है दोस्तों अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। प्रशासन व नियंत्रण अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के बारे में। फिर दोस्तों छठी अनुसूची है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। दोस्तों कभी कभी इसको याद करने में तकलीफ होता है तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है ATM स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। दोस्तों सातवीं अनुसूची है हमारे यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सातवीं अनुसूची जो कि जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्याख्या है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्याख्या है। संघ सूची में दोस्तों 100 अधिनियमों का उल्लेख है। राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 अधिनियमों का उल्लेख है। जैसे समवर्ती सूची के संबंध में समवर्ती सूची हमारे जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। संघ सूची वो जिसकी नियम केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची वो जिसके नियम राज्य सूची बनाती है। समवर्ती सूची में वो नियम आते हैं दोस्तों जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, इसलिए समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। दोस्तों 8वीं अनुसूची है भाषा से। दोस्तों मूल संविधान में 8 भाषा थी, किंतु इस समय कुल 22 भाषा है। मूल संविधान में 8 भाषा थी, इस समय कुल 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। फिर है दोस्तों 9वीं अनुसूची। दोस्तों 9वीं सूची बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था और प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था 1951 में। दोस्तों इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधि है और 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किंतु अगर कोई भी ऐसा नियम जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो उसके लिए उच्चतम न्यायालय में उस कानून की समीक्षा की जा सकती है। फिर हमारा दोस्तों आता है 10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था, जो कि दल बदल अधिनियम से संबंधित है। फिर दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं।
और यह संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। फिर हमारा दोस्तों है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1993 में, और यह शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है दोस्तों। इसमें कुल 18 विषय हैं। तो दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।